नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे यूपी टेट का प्राथमिक स्तर का पेपर हुआ था 2019 को, उसका बाल विवाह एवं शिक्षण विधि यानी सीडीपी का विभाग है, उसको आज हम इस वीडियो अंदर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी टेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों यूपी टेट के अंदर प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, आपने देखे होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने यूपी टेट के 2011 से लेकर 21-22 के पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस के सभी प्रश्न करा दिए हैं, और आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ए एकीकरण का सिद्धांत, बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी निरंतरता का सिद्धांत, या फिर डी अंतः संबंध का सिद्धांत। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। तो दोस्तों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। बालक पहले संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, उसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है, यह कथन एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? एक 25वें संशोधन, बी 86वें संशोधन, सी 22वें संशोधन, या फिर डी 52वें संशोधन। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 86वें संशोधन। तो दोस्तों, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया। यह अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करता है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे? ए अब्राहम मैस्लो, बी मैकडूगल, सी विलियम जेम्स, या फिर डी सिम्परसन। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैकडूगल। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1908 में मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल के अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होते हैं जो मानव के सभी विचारों और क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति कार्य करती हैं। नेक्स्ट, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? ए बाल्यावस्था, बी शैशवावस्था, सी किशोरावस्था, या फिर डी फिरौणावस्था। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल्यावस्था। तो दोस्तों, बाल्यावस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। नेक्स्ट, किसने बहुविमात्मक संज्ञा का प्रत्यय दिया? ए स्पीयरमैन, बी गोलमैन, सी गार्डनर, या फिर डी जॉन मेयर। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गार्डनर। तो दोस्तों, हावर्ड गार्डनर ने बहुविमात्मक प्रज्ञा यानी कि मल्टी इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इनका मानना है कि बुद्धि एक प्रकार की योग्यता ना होकर बहुविमात्मक योग्यता होती है। इन्होंने कुछ 8 प्रकार की बुद्धि बताई। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है? ए व्यक्त करने में, बी पढ़ने या वर्तनी में, सी बोलने में, या फिर डी खड़े होने में। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पढ़ने या वर्तनी में। तो दोस्तों, डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता संबंधी विकार है। इसके बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, पढ़ने या वर्तनी समझने में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई। नेक्स्ट, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ए शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बी बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, सी शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, या फिर डी शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहन करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए
ए प्रेरित करना चाहिए, बी हतोत्साहित करना चाहिए, सी अनुमति नहीं देनी चाहिए या फिर डी रोक देना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेरित करना चाहिए। तो दोस्तों एक प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि छात्र सक्रिय सहभागिता के द्वारा अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके। नेक्स्ट, बच्चे की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है ए सामाजिक विकास से, बी शारीरिक विकास से, सी नैतिक विकास से या फिर डी भावात्मक विकास से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शारीरिक विकास से। तो दोस्तों बच्चे की बुद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित है। हर्बर्ट सोरेनसन ने बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा है कि शरीर का बड़ा और भारी होना ही वृद्धि है। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बल का सिद्धांत भी कहते हैं? ए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, सी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या फिर डी सूझ का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बल का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बल को प्रभावशाली व महत्वपूर्ण तत्व माना है। इनके अनुसार यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक या पुनर्बलन मिलता है तो उस क्रिया को शक्ति में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? ए प्रतिबिंबात्मक अवस्था, बी आंतप्रज्ञा अवस्था, सी क्रियात्मक अवस्था या फिर डी संकेतात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आंतप्रज्ञा अवस्था। तो दोस्तों ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 अवस्थाओं में परिभाषित किया है। पहला क्रियात्मक अवस्था, दूसरा प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा संकेतात्मक अवस्था। नेक्स्ट, मॉरिशस ने बौद्ध के स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है जो कि ये हैं। पहला प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, आत्मीकरण, वाचन या अभिव्यक्तिकरण। तो दोस्तों इनको सही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 1 4 3 5। तो दोस्तों लगाते हैं इनको क्रम में, जैसे कि 2 खोज, पहले खोज होगी बच्चों, इसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा, पहले खोज फिर प्रस्तुतिकरण फिर तीसरा आत्मीकरण, चौथा हमारा होगा संगठन या अवस्था, उसके बाद होगी हमारा दोस्तों वाचन या अभिव्यक्तिकरण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ए अनुप्रयोग, बी अनुमूल्यन, सी ज्ञान या फिर डी बोध। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुमूल्यन। तो दोस्तों ब्लूम के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य आते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान या बौद्धिक योग्यताओं व कौशलों के विकास से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ए मिश्रित, बी नतोदर, सी उन्नतोदर या उत्तल या फिर डी लंबवत। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लंबवत। नेक्स्ट, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ए बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बी बच्चे को दंड देना चाहिए, सी तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए या फिर डी बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बच्चे को परामर्श देना चाहिए। तो दोस्तों समस्यात्मक बच्चे वे बच्चे होते हैं जो परिवार, कक्षा व विद्यालय में भली भांति की समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे बच्चों का व्यवहार सामान्य प्रकार के बच्चों से भिन्न होता है। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों में चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, क्रोध करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे होते हैं।
समस्यात्मक व्यवहार के कारणों को जानकर उचित परामर्श देने के द्वारा उनके व्यवहार में सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है। ए, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, बी, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, सी, छात्रों के मानसिक विकास से, या फिर डी, छात्रों के वृत्तिका विकास से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से। नेक्स्ट, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? ए, स्किनर, बी, कोहलर, सी, थॉर्नडाइक, या फिर डी, बी.एस. ब्लूम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी.एस. ब्लूम। तो दोस्तों बी.एस. ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों का अधिगम के फलस्वरूप होने वाले व्यवहार परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण किया। नेक्स्ट, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। ए, बालक का विद्यालय ना जाना, बी, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, सी, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, या फिर डी, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। नेक्स्ट, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का निरीक्षण आता है? ए, प्रस्तावना कौशल, बी, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, सी, प्रदर्शन कौशल, या फिर डी, समापन कौशल। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रस्तावना कौशल। तो दोस्तों प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है, उनके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षण कार्य करता है। नेक्स्ट, मानव विकास का प्रारंभ होता है। ए, पूर्व बाल्यावस्था से, बी, गर्भावस्था से, सी, शैशवावस्था से, या फिर डी, उत्तर बाल्यावस्था से। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गर्भावस्था से। तो दोस्तों मानव विकास गतिशील, क्रमबद्ध या पूर्व कथनीय परिवर्तनों का प्रारूप है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होता है और जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ए, बी.एफ. स्किनर, बी, थॉर्नडाइक, सी, आई.पी. पावलोव, या फिर डी, आर.एम. गेने। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आर.एम. गेने। तो दोस्तों द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आर.एम. गेने हैं। एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक थॉर्नडाइक हैं। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट पुस्तक के लेखक बी.एफ. स्किनर हैं। और कंडीशन रिफ्लेक्सेस पुस्तक के लेखक इयान पावलोव हैं। ये बात सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसने कहा? ए, स्टेनले होल, बी, जरशील्ड, सी, क्रोएनक्रो, या फिर डी, सिम्पसन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेनले होल। तो दोस्तों स्टेनले होल के अनुसार किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, हमला, तूफान व विरोध की अवस्था है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ए, 40 मिनट, बी, 36 मिनट, सी, 30 मिनट, या फिर डी, 45 मिनट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 36 मिनट। तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमानों में कुल 36 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट, सीखने का पटाख सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ए, हॉलिंगवर्थ, बी, गेट्स व अन्य, सी, स्किनर, या फिर डी, रॉस। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉस। नेक्स्ट, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? ए, गिलफोर्ड, बी, वुडवर्थ, सी, क्रोएनक्रो, या फिर डी, स्किनर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गिलफोर्ड। तो दोस्तों गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। नेक्स्ट,
समस्या समाधान का प्रथम चरण है ए समस्या की पहचान, बी आंकड़ा संग्रहण, सी परिकल्पना का निर्माण या फिर डी परिकल्पना का परीक्षण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समस्या की पहचान। तो दोस्तों समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में तर्कपूर्ण चिंतन के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। जॉन डेवी ने अपनी पुस्तक हाउ वी थिंक में वैज्ञानिक विधि के सोपानों की चर्चा की है। नेक्स्ट, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब ए बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा, बी पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, सी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, या फिर डी शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होगा। तो दोस्तों बालकों का सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्षों का विकास होगा। इसका तात्पर्य है कि अधिगम के परिणाम स्वरूप मानव व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं तीन पक्षों में होता है। इसलिए बीएस ब्लूम ने अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ही शिक्षण उद्देश्यों को विभाजित किया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 30, स्मृति स्तर एवं बोध के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? ए अन्वेषण, बी सामान्यीकरण, सी तैयारी या फिर डी प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सामान्यीकरण। तो दोस्तों स्मृति स्तर और बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण उभयनिष्ठ है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।